Guys, welcome back. Let's start another video, another lecture. हमने पिछले क्लास में डेफिनेशंस लगभग जो जितने इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थे सारा हमने कवर किया। ठीक है, अभी जो अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी में कौन कौन सी कंपनी आती हैं, किस किस प्रकार की कंपनियां होती हैं, उनको कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब इसको चलते हैं एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी जो बनती है, बनाने का तरीका जो होता है वो किस तरीके, कितने प्रकार की कंपनियाँ मतलब बनाई जा सकती थी या बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो पहले हुआ करता था रॉयल चार्टर्ड कंपनी। ठीक है, दूसरा था स्टैट्यूटरी कंपनी, तीसरा था रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, तो जो आज के समय में एग्जिस्ट करता है वो ये है रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, ये दोनों, ये तो हो सकता है कहीं कहीं एग्जिस्ट करता हो, लेकिन ये अब एग्जिस्ट नहीं करता। रॉयल चार्टर्ड कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से है जैसे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी रॉयल चार्टर्ड कंपनी का एक बिल्कुल बेहतरीन और सटीक एग्जाम्पल है। ठीक है, स्टैट्यूटरी कंपनी वो है जब गवर्नमेंट को लगे कि हाँ कोई कंपनियां हमको इस्टेब्लिश करनी चाहिए, तो वो एक अपने तरीके से पास करके उसको इस्टेब्लिश करवाती हैं। ठीक है, दूसरी कंपनियां हो गई रजिस्टर्ड कंपनी, जो आजकल एग्जिस्ट करती है। कोई भी कंपनी बनने से पहले उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आरओसी के पास। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वो व्यक्ति होता है जो कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करता है, कंपनी बनाने में मदद करता है। ठीक है, उसका काम ही यही है। ठीक है, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है दायित्व। किसी कंपनी में किसी का क्या दायित्व है, उनके दायित्वों के आधार पे किसी कंपनी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे तीन प्रकार की होती है: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय नथिंग, यानी कि अनलिमिटेड कंपनी है जिसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। लिमिटेड का मतलब कि एक लिमिटेशन, एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। जैसे ये सीमा है, ठीक है, तो कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक ही जा सकता है, इसके बाहर उसको मना है, वो इस लाइन को, इस बॉर्डर को नहीं क्रॉस कर सकता। ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड के केस में क्या है, वो इस पॉइंट से लेकर किसी भी पॉइंट तक जा सकता है, उसके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत काल तक। अनंत उसका जो दायित्व होता है वो अनलिमिटेड होता है, कितना भी हो सकता है। जैसे कि अभी समझते हैं इसको क्या होता है। जैसे लिमिटेड बाय शेयर क्या है, जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी ने शेयर इशू किया, उसके एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये की थी। ठीक है, अब क्या हुआ, कंपनी ने आपसे, मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी का शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है। कोई बंदा है मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स है, इन्होंने इस कंपनी से, यानी कि मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, ठीक है, 10 रुपये का एक शेयर है, इन्होंने 100 शेयर खरीद लिए। 100 इंटू कितना, 10 इक्वल टू 1000। ठीक है, 1000 रुपये इनका 1000 रुपये इनको कंपनी को पे करना था, लेकिन कंपनी ने उसको मांगने का तरीका कर दिया कि पहले हम 3 रुपये लेंगे, फिर 3 रुपये लेंगे, फिर 2 रुपये लेंगे, फिर 2 रुपये लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, उसके बाद ये लेटर, उसके बाद फाइनल कॉल। ठीक है, देखो जितना ये कॉल होती है कंपनी की, ये तो पहले जब कंपनी का शेयर खरीदते वक्त तुरंत देना पड़ता है, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, एप्लीकेशन अमाउंट। ठीक है, ये एप्लीकेशन अमाउंट होता है, जब आपको शेयर लेना होता है उस टाइम पे ही आपको ये पे करना होता है। आपने ये पे कर दिया, फिर कंपनी ने मांगा आपसे, आपने ये भी पे कर दिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब शेयर को अलॉट किया जाता है उस टाइम पे ये पे किया जाता है। ठीक है, अलॉट मतलब शेयर आपको दिया जा रहा है। पहले तो आपने अप्लाई किया, मांगा कि हमको शेयर चाहिए, हम पैसे दे रहे हैं आपको, पहली कॉल के पैसे 3 रुपये आपने दे दिए। दोबारा जब कंपनी आपको अलॉट कर रही होती है, आपको दे रही होती है शेयर, उस टाइम पे फिर आप 3 रुपये दे रहे होते हो। लेकिन कंपनी ने कहा ठीक है, हम फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे आपसे ले लेंगे पैसा, जब हमको जरूरत होगी तब हम ले लेंगे। ठीक, तो कंपनी ने आपसे 4 रुपये नहीं लिए, मिस्टर एक्स से 4 रुपये नहीं लिए। अब मिस्टर एक्स की लायबिलिटी कितनी है, 100 शेयर इंटू 4 रुपीज़ इज इक्वल टू 400। अब जब मान लीजिए फ्यूचर में कभी कंपनी बंद होती है, इसका विघटन होता है। ठीक है, विघटन, कंपनी समाप्त की जा रही है, तो जो लिक्विडेटर आएगा, जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड होगा, वो मिस्टर एक्स से कितना पैसा मांग सकता है,
सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये, ठीक है। यानी उसके शेयर में जितना पैसा बकाया रह गया है बस उतना ही मांग सकता है, वो 401 रुपये भी नहीं मांग सकता, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, ये एक्स है, एक्स हो सकता है प्रमोटर हो सकता है डायरेक्टर हो सकता है कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो, या हो सकता है ऑफिसर हो, या कोई शेयर होल्डर ही हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो ये एक्स थे, इन्होंने कंपनी को कहा देखिए आप हमको शेयर दीजिए, ठीक है, और हम अपनी गारंटी देते हैं कि फ्यूचर में जब कभी कंपनी बंद होगी, कंपनी समाप्त होगी, ठीक है, तो कंपनी की जो लायबिलिटीज़ होगी अगर कम पड़ेगी तो हम जितना कम पड़ेगा सब हम देंगे, ठीक है, जो भी ये दायित्व ले रहे हैं। अब मान लीजिए कंपनी की गारंटी जो थी, ठीक है, कंपनी की गारंटी थी तो कंपनी की गारंटी इन्होंने ले रखी थी। अब ये क्या करेंगे, जब कंपनी बंद होगी, विघटन होगा कंपनी का, तो जितनी लायबिलिटी होगी एसेट को बेचने के बाद, जो पैसा एक्स्ट्रा अभी भी दायित्व में आ रहा, अभी भी दायित्व है, अभी भी लायबिलिटी बची हुई है, वो पूरी की पूरी लायबिलिटी इनसे वसूली जाएगी, चाहे फिर बदले में इनका घर बिके, ये बिके, सब बिक जाए, लेकिन इनको पे करना होगा कंपनी बाई अनलिमिटेड, ठीक है। इनकी कोई लिमिटेड नहीं है, कंपनी गारंटी है, ये गारंटी कंपनी बाई गारंटी है, ठीक है, ये गारंटी दे रहे हैं। हो सकता है गारंटी ये बोले कि देखो हम 50,000 रुपये देंगे, ये फिक्स भी कर सकते हैं, हो सकता है ये 1 लाख बोल दें, ठीक है, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। गारंटी देने का मतलब है आप गारंटी दे दो, ठीक है, कि हम पे करेंगे, वही गारंटी। फिर आती है अनलिमिटेड कंपनी। भाई अनलिमिटेड कंपनी के तो आपको नाम से ही पता है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जब कभी ये विघटित होगी, जब कभी ये बंद होगी, जब कभी ये समाप्त होगी, तो जितना भी पैसा होगा, जितनी भी दायित्व आएगी, वो सब का सब मिस्टर एक्स, यानी जिस किसी ने भी लिया होगा, हम अपने एग्जांपल में मिस्टर एक्स को ही लेके चलेंगे, ठीक है, मिस्टर एक्स है, इनको ही पे करना होगा क्योंकि ये इनकी लायबिलिटी होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रही है बात? तो अब देखो इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन और भी किसी चीज़ पे हो सकता है? हाँ हो सकता है बिल्कुल। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, किसी कंपनी में कितने नंबर होंगे मेंबर्स के, कितने व्यक्ति हो सकते हैं मिनिमम, कितने मैक्सिमम। तो जो प्राइवेट कंपनी होगी, हमारा प्राइवेट कंपनी ये कहता है कि देखो कोई भी, हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये कहता है कोई भी कंपनी आप बनाओगे अगर वो प्राइवेट नेचर की है, ठीक है, तो उसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए, कम से कम 2 लोग, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, ठीक है। अगली है हमारी पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी का क्या इशू है? पब्लिक कंपनी का इशू इतना ही है कि अगर कंपनी आप थोड़ा बड़ा लेवल की बना रहे हैं, बड़ी नेचर की बना रहे हैं, उसकी नेचर, उसका एक्सटेंट सब कुछ बड़ा है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए बनाते वक्त, ठीक है, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए बनाते वक्त, ठीक है, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। अब देखो तीसरी आती है ओपीसी। ओपीसी जैसे कि नाम से ही फेमस है, 1 पर्सन कंपनी, इसको हम OMC भी कहते हैं, 1 मैन कंपनी। इसको एक ही व्यक्ति फॉर्म करता है, एक ही व्यक्ति चलाता है और एक ही व्यक्ति सब कुछ देखता है, ठीक है, 1 पर्सन, इसमें सिंगल पर्सन होता है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब होता है उसका निवास से, ठीक है, कोई कंपनी के निवास से पता चलेगा कि वो कहाँ की कंपनी है, कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है। जहाँ इनकॉर्पोरेटेड होगी वहीं की कंपनी मानी जाएगी। जैसे अभी हमने कुछ समय पहले डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था पिछले क्लास में, उस क्लास में हमने क्या बताया था? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी किसको कहते हैं? ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ हो। जो कंपनी बनी है, बनाई गई है कहाँ पे? इंडिया के बाहर, लेकिन उसका बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिक के मीडियम से हो, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हो, ठीक है ना। ये हो गई फॉरेन कंपनी। और दूसरा इंडियन कंपनी उसको कहेंगे जिसका रजिस्ट्रेशन भी इंडिया में है, काम भी इंडिया में है, सब कुछ पूरा उसका कंट्रोल भी इंडिया में है, ठीक है। ये हो गई हमारी इंडियन कंपनी। चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदर न्यू काइंड्स ऑफ कंपनी, जो इनके अलावा, इन बेसिस के अलावा भी हमारी जो कंपनीज बनी हैं उनको कौन कौन सी कंपनी कहते हैं, ठीक है। उनको कहेंगे हम
सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी भी संस्था के द्वारा बनाई जा सकती है, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि यहीं पे हमारा एग्जांपल है, मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने एक कंपनी बनाई और उन्होंने कहा जितने भी ज़रूरतमंद होंगे, कौन होगा, ज़रूरतमंद होंगे इलाज के, कौन से इलाज के, आँखों के। ठीक है, इन्होंने कहा आँखों के इलाज के लिए जितने भी ज़रूरतमंद इंसान होंगे उनको हम मुफ्त में उनका इलाज करेंगे। क्या कहा, उनका इलाज हम मुफ्त में करेंगे। इस पर्पस से इन्होंने एक कंपनी बनाई, जो कंपनी कहलाती है सेक्शन 8 कंपनी। इनका मकसद देखो प्रॉफिट कमाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इनका मकसद है लोगों की सेवा करना। सेक्शन 8 कंपनीज का, ठीक है, वो लोगों के बीच सिर्फ सेवा के उद्देश्य से ही आते हैं, प्रॉफिट नहीं बनता उनका। ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट कंपनी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट कंपनी किसको कहेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होगी जिस भी कंपनी पे गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या दोनों गवर्नमेंट एक साथ मिलकर के किसी कंपनी का शेयर खरीदती है 50% से ज़्यादा, यानी कि 51% मान के चलते हैं। ठीक है, 51% से ज़्यादा यानी 50% से ज़्यादा 51%। ठीक है ना, अब 51% शेयर होल्ड कर लिए, और अगर इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है तब भी वो गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाएगी, अगर वो खरीदती है तब भी। ठीक है, स्मॉल कंपनी वो कंपनियां होती हैं जो छोटे स्तर पे काम करती हैं, बिल्कुल स्मॉल टाइप के। ठीक है, उनका काम क्या होता है, उनका काम इतना सा होता है कि वो, जैसे कि स्मॉल कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, स्मॉल कंपनी किसको कहेंगे, तो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि जिसका बिजनेस का, ठीक है, जो कंपनी, ठीक है, किसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ठीक है, और उसका पेड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए, 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसको बढ़ा करके कितना किया जा सकता है, जिसको बढ़ा करके 5 करोड़ तक किया जा सकता है, 50 लाख से 5 करोड़ तक हो सकता है। ठीक है, 50 लाख से 5 करोड़ तक हो सकता है। ठीक है, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसको हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे। ठीक है, और इनका जो टर्नओवर है, टर्नओवर कितना होना चाहिए, टर्नओवर बोलते हैं सेल को। ठीक है, जो ईयर साल के अंत में जब हम काउंट करते हैं तो देखते हैं कि हमारा कितना बिजनेस हुआ है। ठीक है, ठीक है, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उस बनाया जाता है लास्ट में, तो उसका जो है वो 2 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 करोड़ से ऊपर आएगा तो दूसरी कंपनी हो जाएगी, स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी। ठीक है ना, उसको दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जिसको बढ़ा करके कितना किया जा सकता है, टर्नओवर 2 करोड़ से 20 करोड़ तक किया जा सकता है। ठीक है, 2 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में इनका टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, और इनमें कौन कौन सी कंपनियां इंक्लूड नहीं होती हैं ये भी देख लो। इनमें सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी को हम स्मॉल कंपनी बिल्कुल नहीं मानेंगे, और जो कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होगी उनको भी हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि स्मॉल कंपनी, देखो इसमें बात की गई है, इस कंपनी में बात की गई है टर्नओवर की, लेकिन टर्नओवर प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट जो बनता है उससे पता चलता है। ठीक है, कितना हम कमाया, कितना गंवाया। ठीक है, कितना कमाया, कितने गंवाए, और उसके बाद जो बचा वो हमारा टर्नओवर होता है। लेकिन इसमें क्या है, सेक्शन 8 कंपनी का उद्देश्य तो आपको पता है ना कि वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनता है, वो सेवा के लिए बनाया जाता है। तो सेक्शन 8 कंपनी को हम एक्सक्लूड करते हैं, हटाते हैं, इसको नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, और कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन, कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेशन, ठीक है,
जो स्पेशल एक्ट में, किसी स्पेशल एक्ट में, ठीक है, गवर्न्ड बाई एनी स्पेसिफिक एक्ट, ठीक है। कंपनी या कोई भी कंपनी या कोई कॉरपोरेशन अगर किसी स्पेशल एक्ट में, किसी स्पेसिफिक एक्ट में गवर्न करती है, उसके द्वारा चलाई जा रही है, अगर उसका चलाने का तरीका, रूल्स एंड रेगुलेशन अगर दूसरी कोई स्पेशल एक्ट में बताया गया है तो हम उसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। वो भी हमारी स्मॉल कंपनी नहीं होती। अब सब्सिडरी कंपनी कौन होती है, होल्डिंग कंपनी कौन होती है, ये तो हम बता चुके हैं, ठीक है। एसोसिएट कंपनी भी बता चुके हैं, किसको कहेंगे, एसोसिएट कंपनी वही कि जिसमें 20% का हमारा क्या होना चाहिए, होल्डिंग होनी चाहिए, उसकी वोटिंग पावर पे, ठीक है, ताकि हम उस कंपनी में जाकर के अपना राइट बना सकें, अपना अधिकार बना सकें, जाकर के उसमें हम अपने डिसीजंस शेयर कर सकें, ठीक है, अपनी बात रख सकें, ठीक है। अब प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी होती है, प्रोड्यूसर कंपनी वो कंपनी होती है जो स्पेसिफिकली, इसमें हम कृषि को भी जोड़ते हैं, जो कृषि के पर्पज से बनाई गई है, या फिर मधुमक्खी पालन, ठीक है, मत्स्य पालन, मछली पालन, ऐसे बहुत सारे जो जैसे प्रोडक्शन का काम जिसमें होता है उसको हम प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर हो गया, किसानी हो गई, किसान का खेती हो गया, कि कोई कंपनी है वो वेजिटेबल सप्लाई करती है, सप्लाई करने के लिए बनाई है। कोई कंपनी है वो अनाज, ठीक है, गेहूँ, चावल, आटा या फिर ऐसी कुछ रेडीमेड चीज़ें जो किसान के द्वारा उगाई जाती हैं, उनको डायरेक्ट खरीद करके उनसे प्रोडक्शन कर करके वो बेचती हैं, उनको प्रोड्यूसर कंपनी के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो रजिस्टर्ड तो हैं कंपनीज एक्ट में, आरओसी के पास लिस्टेड हैं, लेकिन काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। डोरमेंट कंपनी इनएक्टिव कंपनी मानी जाती है, जो एक्टिव नहीं होती हैं, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना, जब इसको हम अंदर पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू। जैसे कि गाइस अभी हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कंपनी की विशेषताएं, ठीक है। कौन कौन सी विशेषताएं, जो विशेषताएं मुझे इम्पोर्टेंट लगी मैंने सिर्फ वही 7 नोट डाउन की हैं। बाकी अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट से या किसी बुक से, तो आप देख सकते हो, क्योंकि रीज़न क्या है ना, ये 7 किसी भी एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ और आपको लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं के अंदर अभी आपको हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ केसेस होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ मैटर होगा, कंटेंट होगा, वो सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करेंगे तो आपका आसानी से कवर हो जाएगा कोई भी एक क्वेश्चन, लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी की विशेषताओं में से एक विशेषता ये है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो हमारी तरह आपकी तरह खाना नहीं खाती, ठीक है, लेकिन उसका बर्थ किसी हमारी तरह आपकी तरह भी नहीं होता है। उसका बर्थ होता है रजिस्ट्रेशन कराने से, किसके पास, आरओसी के पास, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने से उसका जन्म होता है, ठीक है। इसकी और जितनी भी खूबियां हैं कि मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है, ये शू भी कर सकता है और इसको भी कोई शू कर सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इससे पहले हम आर्टिफिशियल पर्सन में एक बात और समझ लें, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन में एक केस आता है, बहुत ही फेमस केस है, स्टेट ट्रेडिंग कंपनी एंड कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेट ट्रेडिंग ऑफिसर, एसटीओ, ठीक है, प्लान वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ठीक है। ये केस जो है इसका जजमेंट आया था 1963 में, ठीक है, 1963 में इसका जजमेंट आया था, 1963 में, ठीक है। इसमें जज थे जस्टिस हिदायतुल्लाह, जस्टिस हिदायतुल्लाह थे इस केस में। इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उस टाइम पे एक सर्कुलर इशू किया कि अगर उन्होंने कहा भारत का कोई भी नागरिक
भारत का कोई भी नागरिक जो कि तो STO और से CTO, ठीक है, स्टेट ट्रेडिंग, ठीक है, स्टेट ट्रेडिंग, सॉरी ये STO नहीं STC होगा, स्टेट ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ठीक है। इसमें जस्टिस हिदायतुल्ला थे। उस टाइम पे मसल इसमें क्या इशू अराइज हुआ, सरकार ने एक नोटिस इशू किया, एक जारी किया, एक सर्कुलर अध्यादेश जारी किया, या ऑर्डिनेंस नहीं कह सकते उसको, सर्कुलर ही कहेंगे, एक नोटिस इशू किया। उसमें ये लिखा था कि जो भी कंपनी, ठीक है, भारत की कोई भी हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को जो ट्रेडिंग बिजनेस में, ठीक है, व्यापार के बिजनेस में, ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस में लगा हुआ है या उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको टैक्स लायबिलिटी में, उसके इनकम टैक्स की लायबिलिटी में छूट दी जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ था, ये जो STC थी, ठीक है, STC, इन्होंने क्या कहा, स्टेट ट्रेडिंग कंपनी थी, इन्होंने कहा कि भैया जब ये टैक्स वाले आए, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, तो इन्होंने कहा कि हम तो टैक्स नहीं दे रहे हैं। बोले क्यों नहीं देंगे आप? तो उन्होंने कहा कि सरकार ने एक नोटिस इशू की है जिसमें ये कहा है कि अगर कोई भी नागरिक, देश का कोई भी नागरिक बिजनेस के साथ व्यापार के कामों में लगा हुआ है तो उसको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। तो बोले कि ठीक है, तुम तो तुम्हारा पर्सनल टैक्स तो हमें देना ही होगा, क्योंकि देखो इन्होंने कहा कि हम कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन वो भी नागरिक होता है देश का, ठीक है। तो उसमें ये बात देखी गई कि क्या सिटीजनशिप एक्ट है इंडिया का 1955 का, उसमें क्या ये बात मेंशन है कि क्या कंपनी भी सिटीजन होती हैं? तो उसमें ये बात लिखी गई है, ओनली नेचुरल पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा सिर्फ प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं जो नेचुरल बर्थ होता है, जिनका जो खाना खाते हैं, चलते फिरते हैं, वो ही सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन तो है ही नहीं है, उसका नेचुरल बर्थ तो हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो आती नहीं है। तो जस्टिस हिदायतुल्ला ने कहा इस केस में कि आपको पे करना होगा टैक्स। क्या कहा? टैक्स पे करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो आप जिस चीज़ का बहाना ले रहे हो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती। ये बोले कि कंपनी का जो डायरेक्टर होता है और कंपनी वो एक ही होते हैं, अलग तो होते नहीं हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है कॉरपोरेट वेल का, कॉरपोरेट वेल। अब कॉरपोरेट वेल क्या होता है? इनके जो काउंसिल थे, STC के जो काउंसिल थे, उन्होंने भी यही बात कही थी कि अगर हम कॉरपोरेट वेल लिफ्ट कर दें तो कंपनी और डायरेक्टर एक हो जाएंगे, ठीक है, कंपनी और डायरेक्टर एक हो जाएंगे। तो जस्टिस हिदायतुल्ला ने कहा कॉरपोरेट वेल लिफ्ट करने की ज़रूरत क्यों है आपको भाई? वो तो जब कंपनी के साथ चीट होता है तब हम उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं। अभी तो कोई चीट हो नहीं रहा, कंपनी में सिर्फ टैक्स पे करना है, उसके लिए आपको पे करना होगा, ठीक है। चलिए ये केस था हमारा। इसमें दूसरा आता है हमारा, इसका अलग अस्तित्व होता है अपने मेंबर से इसका अलग अस्तित्व होता है। इसका वेल फेमस जजमेंट है सॉलोमन एंड सॉलोमन कंपनी लिमिटेड। इससे पहले भी एक केस हुआ था, ठीक है, जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि सॉलोमन कंपनी जो है वो इंडिया, मतलब वो देश की पहला केस है, दुनिया का पहला केस है जो सेपरेट लीगल एंटिटी पे आया है, ठीक है। तो आप बता दें उसमें कि उससे पहले आया था रे कंडोली टी स्टेट, ठीक है, 1886 का केस ही है, ठीक है, 1886 का केस है। तो ये पहला केस है इंडिया का, इससे पहले कोई केस नहीं आया था सेपरेट लीगल एंटिटी पे। उसके बाद आया था सॉलोमन एंड सॉलोमन कंपनी लिमिटेड का केस, जो सॉलोमन का केस था, सॉलोमन एंड सॉलोमन कंपनी लिमिटेड 1895 से 99 तक चला था। ये केस 1895 से लेकर 1899 तक चला था। इस केस में क्या हुआ था समझते हैं। इस केस में ये हुआ, सॉलोमन एक लेदर बूट का मर्चेंट था, सोल प्रोप्राइटर था, ठीक है, अकेली दुकान थी उसकी खुद की, और वो खुद बनाता था,
ठीक है, बेचता था, ठीक है, रॉ मटेरियल कहीं और से लाता था, बनाता था, बेचता था। लेकिन बाद में क्या हुआ उसको ख्याल आया, वो गया जब लोन लेने तो उसको पता चला कि भाई वो सोल प्रोप्राइटरशिप को लोन देते नहीं है, ठीक है, पब्लिक से लोन उठा नहीं सकता है, शेयर इशू नहीं कर सकता। तो उसने एक कंपनी बनाई, सॉलोमन एंड सॉलोमन कंपनी लिमिटेड, सॉलोमन कंपनी लिमिटेड बनाई उसने, ठीक है, सॉलोमन ने। तो उसमें 7 मेंबर थे, ठीक है, 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में क्या हुआ, पहली चीज़ उसकी वाइफ वो, ठीक है, और उसकी बेटी और 4 उसके लड़के, ठीक है, ये 7 लोग मिल करके एक कंपनी बनाते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है। इसमें सॉलोमन का पूरा नाम होता है मिस्टर एरन सॉलोमन, मिस्टर एरन सॉलोमन, ठीक है। ये कंपनी बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब कंपनी को बेचा, उन्होंने कंपनी को अपनी जो प्रोप्राइटर सेल की अपनी जो उनकी खुद की जो दुकान थी एक जूते बनाने वाली, वो दुकान अपनी कंपनी को बेच दिया इन्होंने, ठीक है। और कंपनी का जो शेयर था कितना था, ठीक है, 20,000, ठीक है, 20,000 उसके शेयर्स थे, ठीक है। अब इन्होंने कंपनी को बेच दिया, ठीक है। सॉरी, उसका जो केस था इसमें कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 40,000 शेयर थे, 40,000 शेयर्स थे, हर शेयर की कीमत थी 1 रुपये, ठीक है। और जितने मेंबर थे सब ने एक एक शेयर ले लिया, ठीक है, सब ने एक एक शेयर ले लिया, ठीक है। अब देखो जब 7 शेयर निकल गए इसमें से, ठीक है, तो 39,993, ठीक है, 93 शेयर्स थे, ये थी, ठीक, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। और उन्होंने अपना जो बिजनेस था वो बेच दिया कंपनी को, कितने में, 38,000 का, जिसमें से 20,000 के उन्होंने क्या ले लिए, शेयर ले लिए, 20,000 के शेयर ले लिए, 10,000 के डिबेंचर ले लिए, डिबेंचर जो कि सिक्योर्ड था, सिक्योर्ड, ठीक है। और बाकी जो बचे पैसे, ठीक है, 8,000, वो 8,000 रुपये इनके उधार रह गए कंपनी पर। जब कंपनी लिक्विडेट होने लगी तो उस टाइम पे जब लिक्विडेटर आया और उसने कंपनी की एसेट्स की वैल्यू नापी तो उस टाइम पे कंपनी की एसेट्स की वैल्यू थी 6,000 रुपये, ठीक है। और इनका जो डिबेंचर था वो 10,000 का था, सिक्योर्ड था, ठीक है। और बाहर के जो आउटसाइडर थे उनका 7,000 रुपये था, लोन उधार था उनका। तो कंपनी को टोटल चुकाने थे 10,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000, ठीक है, ये टोटल चुकाने थे कंपनी को। अब कंपनी के पास टोटल इतने पैसे ही है, 6,000 ही है, ठीक है, कंपनी के पास टोटल 6,000 है। तो सॉलोमन ने ये पूरा 6,000 रख लिया। तो जो बाकी आउटसाइडर थे वो कोर्ट पहुंच गए, उन्होंने कहा सॉलोमन ने खुद कंपनी बनाई और कंपनी और सॉलोमन दोनों एक ही है, उन्होंने खुद बनाया, खुद ही पैसा रख लिया। तो सॉलोमन ने बताया कि जो ये 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर थे इसके बिहार पे हमने लिए हैं पैसे, क्योंकि सिक्योर्ड था हमारा। सिक्योर्ड जब डिबेंचर होता है तो कभी भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो पहला प्रेफरेंस सिक्योर्ड क्रेडिटर को जाता है, जो बाहरी होते हैं जिनसे हमने उधार ले रखा है, अगर उनको सिक्योरिटी दे रखी है तो पहला प्रेफरेंस उन्हीं को जाता है, पहला उधारी चुकाने की बारी उन्हीं की आती है, उन्हीं को देते हैं पहले पैसा, ठीक है। तो ये हुआ था इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं केस, अगला टॉपिक है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन ये होता है, जैसे मैंने बताया था कि कंपनी में जितने भी मेंबर हों, ठीक है, 100 मेंबर हों, ठीक है, 100 मेंबर हो इंक्लूडिंग डायरेक्टर भी, इसमें डायरेक्टर भी है और मेंबर भी है तो इंक्लूडिंग है। तो वो जा रहे हैं कहीं गाड़ी कार से, ठीक है। अब कार का ब्लास्ट हो गया, सब के सब मर गए, सब के सब मर गए। तो कहने का मतलब है कि क्या ये मर गए सब के सब तो कंपनी बंद हो गई? नहीं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, किसी राज्य में एक राजा है, किंग है, ठीक है। किंग के मरने के बाद क्या उस देश में प्रजा अकेली हो गई? नहीं। या फिर उसका शासन खत्म हो गया, राज्य खत्म हो गया? नहीं।
क्यों? क्योंकि एक जाता है तो उसकी जगह दूसरा टेक ओवर करता है, यानी कि सक्सेशन बना हुआ है, परपेचुअल सक्सेशन बना हुआ है, लगातार चल रहा है। इसमें एक के जाने से या पूरी कंपनी चली जाए तब भी उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, कंपनी चलती रह जाएगी। ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कहा गया कि कंपनी में शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है। अब जब बात आई शेयर के ट्रांसफ़र की तो पहले ये देखा गया कि हम शेयर को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। क्या देखो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, वो तो दोनों की बात करती है, मूवेबल इमूवेबल दोनों की बात करती है। ठीक है। लेकिन हमारा सेक्शन 44, ठीक है, सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये बताता है कंपनी के शेयर्स के बारे में कि कोई भी शेयर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ठीक है, किए जा सकते हैं। ठीक है, ये बताता है हमारा, और कहता है, ये कहता है कि कोई भी शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। क्या कहता है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल है तो उसको आसानी से ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है। अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, ये बताता है शेयर्स आर गुड्स, कहता है शेयर्स आर गुड्स, और शेयर्स अगर गुड्स है तो ये भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, कोई भी गुड्स ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से। ये बात समझ में आ गई? इतना हमारे आज के लेक्चर के लिए, ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन फिर भी ये सेपरेट प्रॉपर्टी बंद कर दिया होगा। अब आता है हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी। ठीक है, कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी होगी, अगर मेंबर चाहें, ठीक है, तो उस पर अपना क्लेम करें और कहें कि कंपनी मेरी है तो प्रॉपर्टी भी मेरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी का अलग अस्तित्व है अपने मेंबर्स से और उसकी प्रॉपर्टी भी अलग है अपने मेंबर्स, उसके मेंबर उसको यूज़ नहीं कर सकते पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, कंपनी के यूज़ के लिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी के वेलफेयर के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सोचे पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं यूज़ कर सकते। ठीक, उसके बाद आता है हमारा कॉमन सील। हर कंपनी के पास अपना खुद का कॉमन सील होता है, लेकिन ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में इसको भी हटा दिया गया। ठीक है, अब कॉमन सील की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आती है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो ये तो भाई ये भी हमने पढ़ा था, कंपनी की मेंबर्स की लायबिलिटी क्या क्या हो सकती है। कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है मेंबर्स की लायबिलिटी पर, तो मेंबर्स की लायबिलिटी पे हमने देखा था लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। तो लायबिलिटी की बात वही करता है कि कहाँ तक उसकी लायबिलिटी बनी रहेगी कंपनी की। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।